सेवाश्रम कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। 10वीं क्लास का ऑनलाइन क्लासेस विगत महीने से चल रहा है। आज भूगोल की पुस्तक है, उसका पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास प्रकरण ये विषय के रूप में हमारे सामने है। इसके बारे में आज आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे और इसका उद्देश्य ये है कि विकास क्या होता है और संसाधन क्या होता है, इसकी आपको समझ विकसित हो। हालांकि 9th क्लास में भी भूगोल के बारे में अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, उसी से आगे बढ़ते हुए संसाधन और विकास पर आज चर्चा करेंगे। संसाधन प्राकृतिक में उपस्थित सभी वस्तुएं जिसका हम उपयोग अपने हित के लिए करते हैं, वे सभी संसाधन है। अर्थात मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति जिस वस्तु से होती है वे सभी संसाधन हैं। और विकास भी इसी मापदंड से मापा जाता है कि कौन सा देश अपने यहाँ उपस्थित संसाधनों का उपयोग अपने नागरिकों के हित में करता है। अर्थात उसके बाद तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, तो वो देश विकसित देश कहे जाएंगे। जैसे यूरोप के देश है, अमेरिकी देश है, जहाँ पर मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग उस देशों ने किया है, इसलिए उसको विकसित देश कहते हैं। जैसे भारत को विकासशील देश इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर संसाधन उपलब्ध है, लेकिन उसका हम लोग अभी 100% अपने हित में उपयोग नहीं करते हैं। या मानवीय संसाधन भी है तो पूरी तरह से मानवीय संसाधनों का भी उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इस दृष्टि से आज संसाधनों का प्रकार वर्गीकरण हम लोग अध्ययन करेंगे कि संसाधन कितने तरह का है। संसाधन पहले तो दो तरह का दो वर्गीकरण करते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। प्राकृतिक संसाधन में को भी दो वर्गों में विभाजित करते हैं, नवीनीकरण योग्य संसाधन और अनवीनीकरण योग्य संसाधन। नवीनीकरण का अर्थ ये हो गया कि जिसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, वो नवीनीकरण हो गया। अनवीनीकरण का तात्पर्य ये हुआ कि जिसका उपयोग एक बार कर लेते हैं फिर वो नष्ट हो जाता है, वो अनवीनीकरण संसाधन हो गया। तो नवीनीकरण योग्य संसाधन को भी विभाजित किया गया है, जैसे जैव और अजैव के रूप में किया गया है। जैव संसाधन हो गया वन, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, जीव जंतु, जैव संसाधन। और अजैव संसाधन हो गया जिसमें जीव नहीं है, निर्जीव है, जैसे पवन, जल, ये सब अजैव संसाधन हो गया, सतत प्रवाह होता है इसमें ये। और अनवीनीकरण संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन का दूसरा भाग है, अनवीनीकरण संसाधन, उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे पुनः चक्रीय और अचक्रीय संसाधन। पुनः चक्रीय संसाधन का अर्थ ये हुआ कि कोई भी मेटल है जिसका एक बार प्रयोग कर लेते हैं, खराब हो जाती है, तो उनको गलाकर दूसरी तरह से फिर उसका वस्तुओं का निर्माण होता है, तो इसको हम लोग पुनः चक्रीय संसाधन कहते हैं। और अचक्रीय संसाधन
जो जिसका एक बार यूज कर लिए, जैसे जीवाश्म ईंधन हुआ, लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, जिसका एक बार यूज कर लेते हैं वो नष्ट हो जाता है, दोबारा उसका यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं। और दूसरी तरफ मानवीय संसाधन भी जिस देश में देश की जनसंख्या कुशल है, तकनीकी ज्ञान है, शिक्षित है और सभ्य है, तो उस देश का जो जनसंख्या होगा वो जो संसाधन के रूप में होगा, देश के संसाधन के रूप में जनसंख्या, वो देश के विकास के लिए अच्छे ढंग से सहयोग या अपना सहभागिता दे सकता है। हम जानते हैं कि तकनीकी ज्ञान युक्त व्यक्ति जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, प्रशिक्षित हो गया, वो ज़्यादा आमदनी करता है अशिक्षित के अपेक्षा, और वो अपने देश, परिवार, समाज के लिए भी ज़्यादा योगदान देता है, उसकी इनकम ज़्यादा होती है, तो वो देश के विकास में ज़्यादा सहयोग देगा। किसके तुलना में? अशिक्षित के तुलना में। तो ये मानव भी एक तरह से किसी देश का संसाधन हुआ। या उस दृष्टि से देख लेते हैं, परिवार के दृष्टि से भी, जिस परिवार में शिक्षित और तकनीकी युक्त व्यक्ति हैं तो उस परिवार की आय बढ़ जाती है, और उस परिवार की तुलना में जिस परिवार में अशिक्षित हैं, मजदूर हैं, अकुशल श्रम है। तो हम देखते हैं कि शिक्षा से व्यक्ति का विकास यहाँ सुनिश्चित होता है। जिस तरह से संसाधनों को परिवर्तन करके अपने हित में करते हैं, अपने उपयोग के लिए करते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और उसी तरह मनुष्य भी है, मनुष्य शिक्षित हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा, तो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए ज़्यादा सहयोगी और सदुपयोगी होगा, और देश के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में ज़्यादा सहयोग प्राप्त करेगा। तो अब संसाधनों के वर्गीकरण थोड़ा विस्तृत रूप से देखते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण, पहला तो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति, इसको दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला जैव संसाधन, जैव मंडल से होती है, जीवन जिसमें व्याप्त होता है, मनुष्य, पशुधन, वनस्पति, जीव आदि जैव संसाधन है। अजैव संसाधन वो हो गया जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, अजैव संसाधन, मृदाएं, धातुएं, चट्टानें, जो पूर्व में भी थोड़ी बहुत चर्चा किए हैं। दूसरा वर्गीकरण है समाप्यता के आधार पर। समाप्त, कौन संसाधन समाप्त हो जाता है, इसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। नवीनीकरण संसाधन, जिसका समाप्त, नष्ट नहीं होता है, दूसरी बार भी यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का एक बार प्रयोग करने के बाद वो नष्ट नहीं होता, दोबारा भी यूज करते हैं। उसी तरह है पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीव, ये सब नवीनीकरण संसाधन है। अनवीनीकरण संसाधन में जिसका एक बार प्रयोग कर लेते हैं वो नष्ट हो जाता है, वो पहले भी चर्चा किए हैं, जिसके इसके अंतर्गत चक्रीय और अचक्रीय दो तरह के संसाधन है। अगला वर्गीकरण है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है संसाधन को। पहला व्यक्तिगत संसाधन, वैसे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहे जाते हैं। जैसे बागान किसी व्यक्ति का निजी अधिकार होता है, चरागाह, भूमि, तालाब और कुओं का जल, ये सब व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण है। सामुदायिक संसाधन दूसरा है, इसमें सामुदायिक संसाधन जिसमें समाज के सभी लोगों का उस पर अधिकार रहता है। जैसे गांव की चारण भूमि, चारागाह, तालाब, शमशान भूमि,
शहरों में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, खेल का मैदान, ये सब क्या है? सार्वजनिक संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन देश का जिस पर अधिकार होता है उसको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देश की सरकार की कानूनी अधिकार होता है, जैसे खनिज संसाधन, वन्य और वन्य जीव, जल और राजनीतिक सीमा के अंदर संपूर्ण भूमि राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत आती है। ये राष्ट्रीय संसाधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है कि विश्व के देशों का उस पर अधिकार है। इसके अंतर्गत मान लीजिए कि कोई भी देश है और उसके समुद्री तट से 200 किलोमीटर की दूरी के बाद जितने महासागर आएंगे उस महासागर पर विश्व के सभी देशों का अधिकार होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया। जैसे भारत है, भारत के समुद्र तट है, उससे 200 किलोमीटर दूर तक भारत का अधिकार रहेगा। आर्थिक गतिविधियां उस क्षेत्र में चला सकता है। उसी तरह दूसरे देश भी अपने समुद्री तट से 200 किलोमीटर तक आर्थिक गतिविधियां उसमें कर सकता है, आर्थिक दोहन कर सकता है। और उसके अलावा जो समुद्र है उस पर विश्व के सभी देशों का अधिकार रहेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन इसको कहते हैं। अगला वर्गीकरण आता है विकास के आधार पर संभावी संसाधन। संभावी संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जिसका विकास उचित रूप से नहीं हुआ है। संभावी संसाधन जैसे गुजरात और राजस्थान है, भारत का प्रदेश है, राज्य है, वहाँ पर पवन और सौर ऊर्जा के लिए समुचित परिस्थितियां हैं, लेकिन अभी उस विकसित नहीं किया गया है, उचित रूप से विकास नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको संभावी संसाधन कहेंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज। दूसरा वर्गीकरण विकास के आधार पर यह होता है विकसित संसाधन। वैसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण कर किया गया है और उसके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित किया जा चुका है। विकसित संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब विकसित संसाधन है। जिसका तकनीकी हमारे पास है, उसका हम उपयोग कर भी रहे हैं अपने हित के लिए, वो विकसित संसाधन है। अब एक अगला वर्गीकरण आता है भंडार और संचित। इस दोनों में अंतर समझना है। भंडार संसाधन उसको कहते हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है, तकनीकी नहीं है, जिसके अभाव से उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन भंडार है। तो इस तरह के संसाधनों का भंडार होने के बाद भी तकनीकी न होने के चलते उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसी में दूसरा प्रकार है संचित कोष, संचित संसाधन। भंडार का ही ये वो रूप है जिसके हमारे पास तकनीकी है, लेकिन हम समुचित रूप से उसका उपयोग नहीं कर रहे थे। जैसे नदियों पर बांध बनाकर बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, उतनी मात्रा में नहीं हो रहा, लेकिन कुछ हद तक नदियों पर बांध बना के विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि संचित रूप से हमारे पास ये संसाधन विद्यमान है। भारत में बहुत सारा नदियां हैं जिस पर बांध बनाया जा सकता है और बांध बना के विद्युत का उत्पादन, सिंचाई के लिए जल नहरों के द्वारा भूमियों तक पहुंचाया जा सकता है। इसको हम लोग संचित संसाधन कहते हैं। तकनीकी भी है लेकिन उसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा संसाधन भंडार के रूप में है, जैसे 200 किलोमीटर समुद्री क्षेत्र में समुद्र के नीचे जो नोडुल्स है मैग्नीज का, वो भंडार उसको कहेंगे, क्योंकि तकनीकी हमारे पास नहीं है कि उसको नीचे से शोषण करें, निकालें, तो वो भंडार है। ठीक ना। भंडार और संचित में ये अंतर है। तो अब कुल मिलाकर हम लोगों ने आज संसाधनों का वर्गीकरण देखे कि कौन कौन से वर्गीकरण हुआ। हमें
आशा है कि आप लोग इस वर्गीकरण समझ में आया होगा, संसाधनों का वर्गीकरण। क्योंकि संसाधन से ही कोई भी देश विकसित होता है। संसाधन में तकनीकी का प्रयोग करके उसको अपने हित में करते हैं, तो हमारा हित, हमारा जीवन ज़्यादा सुविधापूर्ण और आरामदायक होता है। संसाधनों के बदौलत ही हमारा जीवन में आराम मिलता है। तो अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि संसाधनों का कैसा विकास संतुलित विकास कहा जाएगा, सतत पोषणीय विकास कहा जाएगा। वैसा विकास को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है, संपोष्य विकास कहा जाता है कि प्राकृतिक में उपस्थित जो भी संसाधन है हम उसका अपने हित के लिए प्रयोग करें और साथ ही साथ उसका संरक्षण भी करें, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां है उस पीढ़ियों के लिए भी संसाधन को बचा के रखें। नहीं तो हम ही सब संसाधनों को नष्ट कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमको, हमारे पीढ़ी और हमारे पूर्वजों को गाली देंगी। तो इसलिए संपोष्य विकास उसको कहा गया जिसमें हम संसाधनों को संरक्षित करते हुए, बचाव करते हुए, बचत करते हुए अपना हित साधे, उसको उपयोग में लाए, ताकि अगली पीढ़ी आए उसके लिए भी वो संसाधन बची रहे। इसी को संपोष्य विकास कहते हैं। इसी संपोष्य विकास की अवधारणा जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन हुआ था, वहीं पर स्वीकृत किया गया था संपोष्य विकास। और उस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति भी प्रदान की गई थी। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था। एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की गई थी। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 से 92 में निर्धारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के द्वारा। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य विश्व सहयोग के द्वारा गरीबी, भूख, बीमारी, असाक्षरता और पर्यावरण की क्षति को कम करना, ठीक ना। प्रत्येक देश को ये शपथ दिलाई गई थी दूसरे देश को इसमें सहयोग करें, और इसी को एजेंडा 21 कहा गया। तो इस तरह से आज हम लोग पर्यावरण संसाधन का वर्गीकरण और विकास दोनों को परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास किए। इसके बाद हमें आशा है कि आप इसको समझे होंगे, सीखे होंगे। इसके पास पुस्तक पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा संसाधन क्या है, विकास क्या है, दोनों में किस तरह का संबंध है। कोई भी देश इन दोनों के माध्यम से ही विकसित होता है। जो देश इन दोनों का प्रॉपर उपयोग नहीं करता है तो वो अविकसित होता है, इसी से निर्धारित होता है। तो इसके बाद अगला क्लासेज में हम लोग इसके आगे संसाधन के नियोजन के बारे में अध्ययन करेंगे कि नियोजन क्या है और अलग अलग भूमि संसाधन क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप एक प्रश्न लिखेंगे, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन और विकास की क्या तुलना है, दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है। इस प्रश्न को आप लोग नोट करेंगे। आज के ऑनलाइन क्लासेस में यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।